नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। प्रदेश में इन दिनों विधानसभा सत्र चल रहा है, जहां पर खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है पक्ष और विपक्ष में। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सरकार के मंत्री उसका जवाब दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो तीखा टिप्पणी होती है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सबके बीच हनुमान बेनीवाल राजस्थान में एक अलग ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। भले ही उनका प्रतिनिधित्व फिलहाल राजस्थान की विधानसभा में नहीं है, लेकिन हाँ, वो 2028 की तैयारी में जरूर लगे हुए हैं। उनका कहना है कि 2028 तक वो किस तरीके से राजस्थान में विपक्ष को, मतलब कांग्रेस या बीजेपी में से किसी एक को हटाकर और विपक्ष की भूमिका या फिर सरकार में आने का तैयारी कर रहे हैं। उधर नरेश मीणा जो कि जेल में है, उन्होंने, क्योंकि बीच में जब वो बाहर आए थे तो उन्होंने दावा किया था कि वो अंता का चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में वो भी सुर्खियों में है। जब नरेश मीणा से सवाल पूछा गया, जब हनुमान बेनीवाल से सवाल पूछा गया कि भाई नरेश मीणा को लेकर क्या प्लानिंग है, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ, उनको बाहर निकालने के लिए जो भरसक प्रयास होगा वो किया जाएगा। उनको टिकट देने की बात होगी तो वो भी देखा जाएगा चुनाव लड़ने। मतलब कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा को अंता चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार मान चुके हैं, ऐसी चर्चा हो गई है। पहले आपको हनुमान बेनीवाल का वो बयान सुनवाते हैं, जिसमें से एक नहीं कई सारी बातें हुई, क्योंकि उन्होंने नरेश मीणा पर बात रखी, उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा का भी जिक्र किया, किरोड़ीलाल मीणा के सीएम बनने तक की बात कही। उसके अलावा किस तरीके से वसुंधरा राजे और भजन लाल जी उनके निशाने पर रहे, तो क्या कुछ निकला उनके बयानों से, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं हनुमान बेनीवाल जी का ये बयान। तो भजनलाल से दुखी है तो लोग कह रहे हैं वसुंधरा, भजनलाल से तो वसुंधरा ही ठीक थी, तो मैडम को ये लगता है कि मेरा क्रेज बढ़ गया। आपका क्रेज नहीं है। राजस्थान का नौजवान सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ, आप सैलाब नहीं देख रहे हो लाखों लोगों का। ऐसे ही थोड़े आते हैं लोग, 8-8 घंटा इंतजार नहीं करते। बीजेपी कांग्रेस के लोगों को 20,000 की भीड़ नहीं होती, यहाँ लाखों लोग अपने आप आते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि 28 का जो रन होगा बहुत अलग तरीके का रन होगा। इस रन में जो दूसरे कई छुटवे नेता, उनका तो पता नहीं हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो आज थर्ड फ्रंट की बात करें या आज और कई हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ कई पार्टियां राजस्थान के अंदर आएगी, कई नई भी बनेगी, कई और 7 पार्टियां जो मिलके, हम मिलके इस राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अंदर से एक दल को पीछे धकेल देंगे। अभी आप ये पूछोगे कि पहले तो नहीं धकेला, हमारे पास पैसे नहीं है ना। पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है। तो किरोड़ीलाल जी कह रहे थे पैसे दिलवाए, तो मैंने कहा मेरे को 500 करोड़ रुपए दिलवाओ साहब, मैं जो पार्टी चलानी मेरी बहुत बड़ी आवश्यकता। 500 करोड़ हो तो अभी 50 MLA ले आए राजस्थान का, है नहीं पैसा। पूरी दिल्ली तक शिकायत है और दिल्ली वाले सख्त नाराज है भजनलाल जी से। और किसी भी वक्त जिस तरह धनखड़ का इलाज हुआ, उधर भजनलाल का भी इलाज तय है, और मैं आपको बता दूंगा कि जल्दी इलाज होने वाला भजनलाल जी का। सर, किरोड़ीलाल जी ने आप आरोप लगाया पैसों का, अब डॉक्टर साहब को तो फिर दूसरे दिन क्या कहा वो भी बता दो आप, फिर मैंने क्या कहा वो भी बता दो। अब छोड़ो उस बात को, खत्म हुई, रात गई बात गई, क्यों उस बात को बोल रहे हो? डोगरे की तबीयत खराब हो जाएगी बिना बात। मत करो, हमारे साथ ही रहे, उनको मत लड़ाओ आप आपस में। कर रहे हैं तो उनको जैसे भी है वो कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ सीएम बने राजस्थान के, मेरी इच्छा है वो बन जाए ना सीएम। अगर किरोड़ीलाल जी को सीएम बनाए, कोई मुझे कह दे कि हनुमान जी आपके सहयोग की जरूरत है, मैं चल पड़ूंगा। उनको उपराष्ट्रपति के लिए मैंने कहा कि इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाओ देश का, मेरा वोट दूंगा मैं बिना मांगे, इंडिया लाइन छोड़ के वोट दूंगा। मेरे कहने से अगर बना तो क्यों नहीं, मेरे साथ रहे 20 साल, क्यों नहीं बनाए? उनसे हमारा क्या झगड़ा है? ठीक है, बयान दे दिए, उनको थोड़ा लगा क्रेडिट हनुमान जी को मिल गया, वो बीजेपी में परेशान है, भजनलाल से परेशान है, तो परेशानी मेरे ऊपर निकाल दी। होता है कई बार, आदमी घर में परेशान होता है, बाहर जा गुस्सा निकालता है सड़क पर। परेशानी उनकी बीजेपी के नेताओं से, मेरे से नहीं है। मैं तो दुख के समय का साथी था उनका, और आगे भी हो सकता है कि किसानों की बात अगर करेंगे, सारी करेंगे। और डॉक्टर साहब का अगर इसी तरह शोषण अंदर होता रहा तो मुझे नहीं लगता वो अंदर लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं, और जो आदमी रिएक्ट करता है वो टिक नहीं पाता एक जगह। तो इसलिए मैंने मेरी पार्टी खुद ही बना ली, सुनो, ताकि मुझे कोई निकाल नहीं पाए बाहर। मैं इसी में रहूंगा और लड़ूंगा लोगों के लिए। तो सर आपको लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा वापस आपके साथ आएंगे? साथ ही हैं, और कहाँ जाएंगे? और जाएंगे कहाँ? चलो बताओ। अभी तो वेट कर रहे हैं, शायद कह रहे भाई कोई बदलाव हो जाए, तो डिप्टी सीएम और होम पे ही राजी हैं। अगर वो नहीं हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं, फिर तो आना ही ठीक है। उनको आकर संभालना चाहिए हम लोगों को। जो हम नए नौजवान लड़ रहे हैं, तीसरे मोर्चे की उन्होंने बात करी, पीछे आके बैठ जाए, संन्यास ले राजनीति से, क्या करना बताओ मुझे। घनी राजनीति करी, बड़ा नाम है, आखिर हमारे जैसे लोगों की मदद करे। देखिए, बड़ा समुदाय उनको पसंद कर रहा है राजस्थान में, से कोई दो राय नहीं। मीणाओं के बड़े पॉपुलर नेता और किसानों को नेता है, और निश्चित रूप से हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। वो अपना काम करें, झगड़ा उन्होंने शुरू किया था और ख़त्म भी उन्होंने किया, हमने मिलकर ख़त्म किया। हम आपस में बिना बात लड़ रहे हैं, हमें लड़ना नहीं किए।
हमें मिलकर राजस्थान में काम करना चाहिए। वो काम जो उन्होंने शुरू किया उस काम को अंत में ही करूंगा। थर्ड फंड भी बना दिया और थर्ड फंड की भूमिका भी राजस्थान के अंदर तय करें। पर आपको लगता है नरेश मीणा को मोहरा बनाया गया, आपने तो टिकट देने 100% मेरी टिकट से लड़ता तो एमएलए बन ही जाता। नरेश को तो सरकार ने पकड़वाया है। नरेश थोड़ा भावुक ज़्यादा है, भावुकता के अंदर ज़्यादा बह गया और बड़ी पॉलिटिक्स हुई। हम प्रयास करें कि उसको जल्दी रिहा कराया जाए। चलिए, नरेश मीणा अगर मेरे टिकट से चुनाव लड़ता है तो एमएलए बन जाते। देवली उनियारा में चुनाव था, नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोकी थी। हनुमान बेनीवाल उस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन क्योंकि उनका नहीं हुआ उपचुनाव में, तो माना जा रहा था कि वो शायद देवली उनियारा सहित दौसा में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन वो नहीं उतार पाए। चलिए, हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित से बात करेंगे और शुरुआत यहीं से करेंगे। सुमित, जैसे हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि भाई वो हमारे टिकट पे चुनाव लड़ते तो जीत जाते, तो देवली उनियारा तो अच्छा ऑप्शन था। देखिए, बिल्कुल देवली उनियारा अच्छा सभा भी ऑप्शन नहीं था। करी और थी जिस वहाँ तरह हनुमान से बेनीवाल ने जाके। जी, हालांकि इस तरह का पोस्टर सामने आया था कि 5 पांडव का, जिसमें हनुमान बेनीवाल भी शामिल थे, 5 पांडव में से कोई भी वहां दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब उनका कहना है कि मेरे टिकट पे चुनाव, शायद इसी बात की से हो सकता है कि उनको नाराजगी हो कि उनके टिकट पे चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सचिन पायलट का नाम वो लेते रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए, देवली उनियारा विधानसभा सीट की बात करें तो उन्होंने अच्छी फाइट दी है, दूसरे नंबर पे रहे हैं। कांग्रेस उन्हें टिकट दे दी तो शायद वे जीत भी सकते थे। हालांकि अब वे जेल में हैं दूसरी बार झालावाड़ मामले में, क्योंकि झालावाड़ मामले में जो है उनकी कल सुनवाई होनी है। क्या उनको जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, या तो कल जो है कोर्ट में पता चलेगा, क्या आगे की तारीख मिल जाती है। और दूसरी ओर जो है जो नगर फोर्ट से जो टोंक में फिर से पुरानी राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जमानत दी गई जमानत है, उसको फिर से रद्द करने के लिए जो याचिका नगर फोर्ट थाना से लगाई गई है, उसको लेकर सुनवाई जो है 11 सितंबर को है। तो कल का दिन भी महत्वपूर्ण है नरेश मीणा के लिए और 11 सितंबर का महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कब राहत मिलती है। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि उनकी रिहाई के लिए पूरी मेहनत करेंगे। देखिए, देवली उनियारा विधानसभा सीट की ही बात नहीं है, अगर अंता पे भी वे चुनावी दंगल लड़ते हैं तो एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है किस तरह से जातीय समीकरण उनके लिए सबसे ज्यादा जो है बेनिफिट वाला हो सकता है। हालांकि यहाँ पर जो है सैनी माली समाज का सबसे ज्यादा वोट बैंक है, लेकिन यहाँ पर एसटी एससी और मीणा समाज का जो कंबाइंड वोट अगर करे तो वो उससे ज्यादा हो सकता है। और दूसरे समाज का वोट क्षेत्रीय जो जिस तरह से पॉपुलर हुए नरेश मीणा, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसे में अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो जरूर अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। और हनुमान बेनीवाल उनसे दाव खेलते हैं तो विधानसभा में जो वे सीट खो चुके हैं, अपने प्रतिनिधित्व खो चुके हैं, वे नरेश मीणा के माध्यम से जो है ला सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। गोविंद सिंह डोटासरा का बयान हमने सुना ही, किस तरह से उन्होंने कहा कि नरेश मीणा अगर भाजपा के कहने पे उन्होंने चुनाव लड़ा और वे अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। यानी कि कांग्रेस ने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए। भाजपा ने पहले से ही जो है बारी का मुद्दा चल रहा है और भाजपा टिकट देगी नहीं देगी उसकी संभावना बहुत ही कम नजर आती है। तो नरेश मीणा के लिए एक अच्छा ऑप्शन आरएलपी हो सकता है। वे निर्दलीय जाते हैं या आरएलपी जाते हैं, ये उनके ऊपर है। बिल्कुल सुमित, लेकिन चलिए, नरेश मीणा क्योंकि फिलहाल जेल में है, संभावनाएं, अब क्योंकि 2 बार वो चुनाव हार चुके हैं, बाकी टिकट कौन देता है क्या देता है वो तो खैर भविष्य घर में है। लेकिन बड़ी बात ये कि अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए जो राजस्थान की जनता ने एक तलखी सांसद हनुमान बेनीवाल और प्रदेश सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बीच देखी थी एक टीवी चैनल में, तो उसके बाद क्योंकि वहाँ पे किरोड़ी बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि आरएलपी की एक महिला नेता उसके पेपर लीक में मिले होने की मेरे पास सबूत हैं, हनुमान बेनीवाल ने 200 करोड़ लिए, मतलब वगैरह वगैरह 200 करोड़ मांगे, खूब सारे आरोप प्रत्यारोप लगे दोनों तरफ से। लेकिन अचानक से आज हनुमान बेनीवाल बात कर रहे हैं कि भाई किरोड़ीलाल मीणा को सीएम बने तो वो समर्थन करेंगे। खैर सीएम बनने में वो कोई योगदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक भी विधायक नहीं है। कल को अगर बाबा बागी भी हो जाएं तो वो कैसे समर्थन करेंगे भगवान जाने। लेकिन ये एकदम से परिवर्तन जो हुआ है उसके पीछे की क्या सियासत, राजस्थान के मन में क्या सियासी गलियारों में किस बात की चर्चा है?
देखिए बिल्कुल सुर बदले हैं क्योंकि हनुमान बेनीवाल पुराने साथी रहे हैं किरोड़लाल मीणा के। और दोनों एक दूसरे के साथ निभाते आए हैं। हालांकि एक निजी चैनल में उनका जिस तरह से फोन पर बात करते हुए ऑडियो वायरल हो गया और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर। लेकिन हालांकि किरोड़लाल मीणा भाजपा छोड़कर आरएलपी आए ये तो संभावना बहुत ही कम नजर आती है क्योंकि उनकी सक्रियता जिस तरह से अब पार्टी में दिखाई दे रही है। वे विधानसभा भी पहुंचे हैं। पिछले सत्र में भी वे विधानसभा नहीं पहुंचे थे। अब वे सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। कल उनका बयान भी सामने आया सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर। हालांकि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर दोनों के अंदर खींचतान हुई थी लेकिन दोनों की मांग एक ही थी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि आरोप लगे लेकिन अब जो है दोनों की मांग कहीं ना कहीं पूरी हुई है। और हनुमान बेनीवाल ने क्योंकि मीणा समाज में अच्छा वर्चस्व है किरोड़लाल जी मीणा का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है किरोड़लाल मीणा के समर्थन में, क्योंकि वे बार बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमलावर है और यह कह रहे हैं। देखिए दिलचस्प बात इस सब में यह है क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक अपनी जनसभा में यह कहा था कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनके पद पे तो जो है जो किरोड़लाल मीणा जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उस समय छापेमारी का दौर चल रहा था, वे अलग अलग जिलों में जाके छापेमारी कर रहे थे, तो माना जा रहा था कि उनकी सीट जो है सीट का संकट किरोड़लाल मीणा ही कर सकते हैं। और अब जो है हनुमान बेनीवाल यह बयान देते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि किरोड़लाल मीणा के जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तभी से यह मांग चल रही थी कि किरोड़लाल मीणा को या तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या फिर कोई अच्छा मंत्रालय दिया जाना चाहिए। जब उन्हें आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया, कृषि मंत्री बनाया गया, तो उनके समर्थकों में नाराजगी दिखी थी। तभी से इस बात के लेकर चर्चा थी कि किरोड़लाल मीणा को मंत्री बनाया जाना चाहिए खासकर उनके समर्थकों द्वारा। लेकिन वो मांग पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी। किरोड़लाल मीणा नाराज हुए, लंबे समय तक नाराज रहे, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में समझाइश हुई, उसके बाद में सक्रिय दिखाई दिए। लेकिन अब जब मंत्रिमंडल के विस्तार में बार बार यह चर्चा सामने आती है कि किरोड़लाल जी मीणा को कोई बड़ा पद या बड़ा जो है मंत्रालय दिया जाएगा, मंत्रालय परिवर्तित किया जाएगा जी, तो बिल्कुल अब हनुमान बेनीवाल इस तरह की मांग कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है इस पूरे मामले में। बिल्कुल। चलिए ये तो रहे नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल और साथ में किरोड़लाल मीणा की जो बातें हुई। लेकिन एक चीज़ ये कि हनुमान बेनीवाल जो 28 को लेकर अपना दावा कर रहे हैं कि भाई वो 28 में परिवर्तन कर लाएंगे। खैर जिस तरीके से वो सड़कों पर पिछले कुछ दिनों नहीं बल्कि महीनों से कहा जाए, पिछले 3-4 महीनों से जिस तरह वो राजस्थान की सड़कों पर दिखे हैं, उन्होंने जिस तरीके से पीड़ितों के पक्ष में समर्थन में बैठकर, वो मुझे याद है वो जोधपुर के ही रेजिडेंस डॉक्टर की मौत का मामला था, जब वो बारिश में 3-4 दिनों तक बैठे रहे और फिर जब पूरी प्रक्रिया हुई उसमें पूरा मुआवजा वगैरह हुआ उसके बाद वो उठे। तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भले ही उनके पास विधानसभा में बहुमत क्या, विधानसभा में कोई नेतृत्व तो नहीं है, लेकिन वो राजस्थान की सड़कों पर बाकायदा अपने विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। क्या लगता है कि 28 तक कुछ बड़ा परिवर्तन, क्योंकि आप लगातार उनकी क्षेत्र में रहते भी हैं, जाते भी हैं, कवरेज भी करते हैं, आपको क्या लगता है कुछ लोगों से बातचीत हुई कि परिवर्तन दिखता है क्या? देखिए बड़ा परिवर्तन, क्योंकि आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि हो सकता है कि विपक्ष की भूमिका निभाए। देखिए थर्ड फ्रंट जो है राजस्थान में लगातार एक्टिव किए जाने का प्रयास चल रहा है। हमने देखा कि राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश की जो है बैठक हुई थी। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जो आरएलडी के जो है पूर्व प्रधानमंत्री के पोते भी है जयंत चौधरी, वे यहाँ आए थे और प्रदेश की बैठक ली थी। देखिए एक तरफ समाजवादी पार्टी से आने वाले अतुल प्रधान नरेश मीणा के धरने में शामिल होते हैं और यह कहते हैं कि नरेश मीणा को अगर कोई और टिकट नहीं देता तो हम समाजवादी पार्टी से टिकट देंगे। एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल ये कहता है कि जब एनडीए का गठबंधन में है, वे ये कहते हैं कि हम लोकल बॉडी के चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम उससे शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल ऐसे नेताओं के बारे में खासकर यह बोलते हैं कि या तो मैं उन्हें टिकट दूंगा या हमारी पार्टी में शामिल होंगे, अगर वे कुछ चाहते हैं, बीजेपी से बाहर आते हैं या कांग्रेस से बाहर आते हैं तो हम उन्हें समर्थन देंगे। तो कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा हर तरफ से तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।
तीसरा मोर्चा एक्टिव करें, क्योंकि राजस्थान में हमेशा रीति रही है कि कांग्रेस एक बार बीजेपी, कभी तीसरा मोर्चा सफल होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। 2018 में बसपा ने 6 सीटें लेके जरूर आए थे, लेकिन इस बार वे भी नहीं दिखाई दी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 सीटें 2018 के विधानसभा चुनाव में ली थी, 2023 में जो है एक भी सीट नहीं ले पाई। तो कहीं नहीं, ना कहीं 23 में एक सीट लिया, सॉरी 23 में एक सीट ली, वह भी उपचुनाव में, हाँ उपचुनाव में चली गई जी। तो अब हर तरफ हर जो क्षेत्र दूसरे राज्यों में जो पार्टियां है जो क्षेत्रीय प्रभाव रखती है, वे पार्टियां राजस्थान में कहीं न कहीं उम्मीद की नजरों से देख रही है। और हनुमान बेनीवाल जब पहले से तीसरा मोर्चा करने की बात कह रहे हैं तो उनको संभावनाएं ज्यादा दिखती है, क्योंकि कल तेजा दशमी थी और वे 6 जगह पर सभा करने वाले थे, हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे और भारी भीड़ जो है देखने को मिली है उनके हर कार्यक्रम में। तो कहीं ना कहीं देखिए 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तो वे कर ही रहे हैं। एक बयान तो हमने सुना ही है कि आप समझो किस तरह से जो है बीजेपी कांग्रेस में मत जाओ, मैं आपके लिए लड़ाई कर रहा हूं। हालांकि बिल्कुल। जनता के मुद्दे वो उठा रहे हैं, लेकिन कितना बिल्कुल सफल हो सुमित, पाते हाँ। हैं ये आने वाले समय की बात। बिल्कुल जी। वो कॉन्फिडेंस शायद बेनीवाल जी को यहीं से मिलता है। देखिए मैंने तो उनको 2018 से जब उन्होंने पार्टी बनाई थी और कैसे उनके साथ लोग जुड़े थे सब कुछ देखा। खैर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। खैर देखिए हनुमान बेनीवाल 2018 से पहले भी क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़े, 2018 में उन्होंने पार्टी में लगातार संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके साथ जुड़ भी रही है। लेकिन जो लोग जुड़ते हैं वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, जिसको वो चेहरा बना देते हैं, चाहे वो रेवंत राम डांगा हो, चाहे उमेदराम बेनीवाल हो। वो भी एक उनका आरोप है कि भाई लोग उनके पास आते हैं, जब वो चेहरा बनाते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो अब हनुमान बेनीवाल 28 में कितने मजबूत बनकर उभरेंगे, क्या जो जनता सड़कों पर उनके साथ है वो मतपेटियों में भी उनका साथ देगी, ये तो खैर 2028 में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, मतदान होगा, जब मतगणना होगी तभी पता लगेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल अपने संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और देखना है कि ये संघर्ष क्या फलीभूत होता है, कितना फलीभूत होता है। बाकी TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।